इसी प्रकार आजाद जब सतार की कुटिया पर रह रहे थे, तब वहां एक साधु ने एक कुतिया के साथ जिना किया, जो आजाद ने देख लिया। उन्हें क्रोध तो बहुत आया, परंतु वे शांत रहे। उन्होंने ऐसी बात क्रोध और ताव में आकर नहीं की कि जिससे सातार तट पर उनका स्थान लोगों और संभवतः पुलिस की नजरों में चढ़ जाता। इस प्रकार वहां पर भी एक हत्या, डकैती और बलात्कार का कांड हो गया, परंतु आजाद ने उत्तेजित होकर ऐसा कुछ नहीं किया जिससे उन्हें पुलिस के संपर्क में आना पड़ता। अपनी घृणा, क्रोध और उत्तेजना को वे हम लोगों से बातें करके, शब्दों के द्वारा ही शांत कर लेते थे। आजाद को वैसे अपने साथियों के प्रति बड़ा प्रेम था। सभी के साथ वे आत्मीयता का व्यवहार करते थे, परंतु जिसे वे अपना कार्य और कर्तव्य समझते थे, उसमें कभी किसी का स्नेह या भावुकता बाधक नहीं हो पाती थी। एक बार आजाद के माता पिता के लिए किसी ने कुछ 100 रुपये दिए थे, परंतु बीच में पार्टी को रुपयों की आवश्यकता हुई, तो आपने वह सारा रुपया पार्टी को दे दिया। जब पार्टी के लोगों ने कहा कि नहीं पंडित जी, यह रुपया आपके माता पिता के लिए मिला है, इसे हम लोग पार्टी के काम में कैसे ला सकते हैं, तो आप बोले, बेकार भावुकता की बातें ना करो। बुढ़ा बुढ़िया के लिए 2-2 आने की 1-1 गोली काफी होगी। पार्टी को रुपयों की सख्त जरूरत है। जब भगत सिंह और दत्त दिल्ली की असेंबली में बम फेंक कर गिरफ्तार हो गए, तो 2-4 दिन बाद शिव वर्मा भगत सिंह और दत्त के फोटो लेकर झांसी में आए। चित्रों को देखकर हम सभी का हृदय उभर पड़ा। हम सभी की आंखों में आंसू आ गए। शिव वर्मा ने बड़ी भावुकता से सुनाया कि किस प्रकार वे पिस्तौल की नोक पर अपने आप को खतरे में डालकर फोटोग्राफर के यहाँ से ये चित्र लाए हैं। हम सभी अपनी भावुकता से भीगी आंखों को पोंछ रहे थे। हमने देखा कि आजाद बिल्कुल स्थित प्रज्ञ की तरह, या सर्वत्रा नभि स्नेहा और वितराग भय क्रोधा अविचलित रहे। वे देर तक हम लोगों को देखते रहे। थोड़ी देर बाद जब आजाद अकेले में बैठे कुछ सोच रहे थे, तो मैंने देखा कि उनकी आंखों में आंसू हैं। मैं उनके पास गया और सहानुभूति और सद्भावना की बातें करने लगा। आजाद बोले, मुझे इसका दुख नहीं है कैलाश कि भगत सिंह और दत्त चले गए। वह तो आगे पीछे पकड़े जाकर या गोली खाकर सभी को जाना है, परंतु मैं देख रहा हूं कि तुम सब लोगों का हृदय कितना प्रेमपूर्ण है, और मुझे लगता है कि मैं तो बिल्कुल निरस पत्थर, क्रांति की एक मशीन जैसा हो गया हूं। तुम लोग सच्चे माने में इंसान हो। मेरा ऐसा दिल भी क्या दिल कहला सकता है? और उन्होंने आंखें पोंछ डाली। कुछ देर बाद बोले, कैलाश, भगत सिंह को तो फांसी ही होगी। उसको फांसी होने से पहले ही कुछ करके दिखाना है। आजाद के मुंह से नहीं, हृदय से इस समय निकली हुई भावनापूर्ण ये बातें मुझे बड़ी भली लगी। उनसे बड़ी शक्ति सी मिली। आजाद 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में पुलिस से एकाकी युद्ध करके शहीद हो गए। भारत के स्वातंत्र्य यज्ञ में यह आहुति पड़ने से समस्त भारत उनके कीर्ति सौरभ से भर गया। यज्ञ कुंड की ज्वालाएं नाच उठी। रहीमन सांचे सूर को बहरी हूँ करत बखान। अर्थात रहीम कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चा शूरवीर होता है, उसके शौर्य और पराक्रम की प्रशंसा उसके शत्रु भी करते हैं, क्योंकि वह इतना निडर और शक्तिशाली होता है कि विपक्षी भी उसकी बहादुरी को स्वीकार करते हैं। यूपी पुलिस के CID विभाग के सर्वोच्च अधिकारी श्री हॉलिन्स ने भी आजाद की वीरता और उनकी देशभक्ति की अपने ढंग से तारीफ की। उस समय मैं तो साबरमती सेंट्रल जेल की काल कोठरी में पड़ा आजन्म कारावास की सजा काट रहा था। सत्याग्रही साथी कैदियों से मुझे आजाद की शहादत का समाचार मिला। उस समय भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी की सजा पाए हुए कैदी थे और फांसी के दिन का इंतजार कर रहे थे। एल्फ्रेड पार्क में आजाद का पुलिस से लड़कर शहीद हो जाना एक आकस्मिक घटना ही थी, परंतु अपनी काल कोठरी में जब मैंने यह समाचार सुना तो आजाद की यह बात, कैलाश, भगत सिंह को तो फांसी ही होगी, उसको फांसी होने के पहले ही
कुछ करके दिखाना है। मेरी अंधेरी कोठरी में रह रहकर सिनेमा चित्रपट जैसे रूप में बराबर आती रही। आजाद के साथ बीते क्षण रूप धारण करके सिनेमा की भांति दिखने लगे। आजाद सदाशिव और मैं झांसी में सदाशिव के मकान में बैठे हुए हैं। माउजर पिस्तौल रखने में कुछ असावधानी करने के कारण आजाद मुझे डांट रहे हैं। देख, चीज के संबंध में यह लुक लुक मुझे अच्छी नहीं लगती। तू मर जाए या पकड़ा जाए तो उससे पार्टी को इतना नुकसान नहीं होगा जितना इस माउजर के चले जाने से। आजाद की यह बात उस समय मुझे बहुत कड़ी और बुरी लगी थी, परंतु वास्तव में हम सदाशिव और मैं एक माउजर पिस्तौल और एक अन्य पिस्तौल और 2 जीवित बमों के साथ भूसावल स्टेशन पर पकड़ लिए गए और हम एक क्रांतिकारी शान के अनुरूप कुछ भी न कर पाए थे। आजाद की बात मुझे याद आई और हम दोनों शर्म और ग्लानि से तड़प गए। भाई सदाशिव ने जेल में रहते हुए भी कुछ करने की योजना बनाई ताकि माउजर पास में होते हुए भी जीवित पकड़ लिए जाने के अपराध का कुछ तो परिमार्जन हो जाए। परिणामतः जलगांव की सेशन अदालत में मैंने कैदी की हालत में रहते हुए लाहौर षड्यंत्र केस के बदनाम अप्रूवर जयगोपाल और फणींद्र घोष पर आक्रमण किया, जिसके लिए आजाद ने फिर एक पिस्तौल हम लोगों के पास जेल में भिजवा दिया। मैं इसमें भी आकृत कार्य रहा। मैं अपूर्वरों को मार ना सका था, वे केवल घायल हुए थे। आजाद का एक और पिस्तौल मैंने इस प्रकार खोया था और हमारा यह सेनानी एकाकी अपने एक पिस्तौल और कुछ कारतूसों से वह कर गया जो क्रांतिकारियों के इतिहास में सदा अमर रहेगा। ठीक ही तो कहा था आजाद ने। मैं पिस्तौल की कदर क्या जानूं। एक झटका सा लगा, सिनेमा की रील सी टूटी। मैं ग्लानि और दुख में भर गया। रील पुनः चालू हुई। आगरे के एक मकान में आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, शिव वर्मा, विजय कुमार सिन्हा, जयदेव कपूर, डॉक्टर गया प्रसाद, वैष्णव पायन, सदाशिव आदि दल के सभी सक्रिय सदस्य बैठे हैं। विनोद चल रहा है। विनोद का विषय है कि कौन कैसे पकड़ा जाएगा, पकड़े जाने पर कौन क्या करेगा और सरकार से किसे क्या सजा मिलेगी। ये हजरत राजगुरु तो सोते हुए पकड़े जाएंगे। हद हो गई, जनाब चलते चलते भी सोते जाते हैं। इनकी आंख पुलिस लॉकअप में ही खुलेगी और फिर ये पहरे वालों से पूछेंगे, क्या मैं सचमुच पकड़ा गया हूँ या स्वप्न देख रहा हूँ। मोहन, बटुकेश्वर दत्त चांदनी रात में पार्क में चांद को देखते हुए पकड़े जाएंगे। पकड़े जाने पर पुलिस वालों से आप कहेंगे, कोई बात नहीं, मगर चांद है कितना सुंदर। बच्चू विजय सिंह और रणजीत भगत सिंह किसी सिनेमा हॉल में पकड़े जाएंगे और पकड़े जाने पर पुलिस से कहेंगे, जी हाँ, पकड़ लिया तो क्या गजब हो गया, खेल तो पूरा देख लेने दो। और पंडित जी चंद्रशेखर आजाद बुंदेलखंड की किसी पहाड़ी में शिकार खेलते हुए किसी मित्र बने सरकार परस्त के विश्वासघात से घायल होकर बेहोशी की अवस्था में पकड़े जाएंगे। इन्हें जंगल से सीधे झांसी के पुलिस अस्पताल में भेज दिया जाएगा और वहीं इन्हें होश आने पर पता चलेगा कि ये गिरफ्तार हो गए। सजा दफा 121 में फांसी। आजाद ने झिड़की की हंसी हंसी। भगत सिंह ने विनोद करते हुए कहा, पंडित जी, आपके लिए 2 रसों की जरूरत पड़ेगी, एक आपके गले के लिए और दूसरा आपके इस भारी भरकम पेट के लिए। आजाद तुरंत हंसकर बोले, देख, फांसी जाने का शौक मुझे नहीं है, वह तुम्हें मुबारक हो। रस्सा फंसा तुम्हारे गले के लिए है। जब तक यह बम तुला बुखारा। आजाद ने अपने माउजर पिस्तौल का यही विचित्र नाम रखा था। मेरे पास है। किसने माँ का दूध पिया है जो मुझे जीवित पकड़ ले जाए। सिनेमा की रील पुनः टूटी। मैं उठकर अपनी अंधेरी कोठरी में टहलने लगा। कैसी खूबसूरती से निभाया आजाद ने अपनी इस प्रतिज्ञा को। और भगत सिंह उन्हीं के कहे के अनुसार उस समय लाहौर जेल में फांसी के फंदे का इंतजार कर रहे थे। हम में से कुछ को कविता सुनने और लिखने और गाने का भी शौक था। एक बार काव्य और संगीत, संगीतोपयोगी काव्य, काव्योपयोगी संगीत की बातें हो रही थी। अधिकतर बात भगत सिंह और विजय कुमार सिन्हा ही कर रहे थे। कभी कभी टंकों में कौड़ियां मैं भी मिला देता था। आजाद भी वहां थे और बीच बीच में
हूँ हाँ करते जाते थे। किसी बात पर मैं अपना ही एक प्रेम गीत गाकर सुना रहा था। हृदय लागी प्रेम की बात ही निराली, मनमंत शर हो, ऐसी ही कुछ पंक्तियां थी। आजाद बोले, क्या साला प्रेम प्रेम पिनपिनाता रहता है? अबे क्यों अपना और दूसरों का मन खराब करता रहता है? कहाँ मिलेगा इस जिंदगी में प्रेम प्रेम का अवसर? कल कहीं सड़क के किनारे पुलिस की गोली खाकर लुढ़कते नजर आएंगे। फन मत शर, कन मत शर, हमें मतलब मंथशर से। अरे कुछ बम फटकर, पिस्तौल झटक ऐसा कुछ गा। देख मैं गाऊं अपनी एक एक ही कविता, जिसे जिंदगी में कर जाने के लिए ही जिंदा हूं। और आपने अपने गले को और भारी भरकम बनाते हुए स्वरों पर स्टीम रोलर का चलाना शुरू किया। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। देख इसे कहते हैं कविता। क्या साला हृदय लगी प्रेम की बात, मन मतशर पिनपिनाता रहता है। हृदय में लगेगी 3 नॉट थी की एक गोली, मंतशर फंतशर नहीं। उस समय तो हम लोगों ने उनके गले के स्टीम रोलर से स्वरों का पिचलन होते देख कान पर हाथ रख लिए थे। परंतु आज आपने हटा राक्षी पतानम कतिपय पदानम रचियता, बिंदु स्त्रवी तुर्कबाजों की ही नहीं, सिद्ध समर्थ समझे जाने वाले, किंतु केवल कल्पना में ही तड़पने वाले और कागज पर कलम से उछल कूद मचाने वाले कवियों की समग्र कव्य राशि को इस कवि की नहीं कीर्ति की इन 2 पंक्तियों पर निछावर करने को हृदय तड़प उठता है, जिसे उसने 27 फरवरी सन 1931 के दिन इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अपनी पिस्तौल के राज पर गले से नहीं, अपने कर्मठ हाथों से गाया और शाही से कागज पर नहीं, भारत की उज्जवल क्रांतिकारी कर्म भूमि पर अपने रक्त से लिखा। उसे चरितार्थ करके अमर कर दिया, उसे काव्य नहीं कृत बना दिया। चंद्रशेखर का जन्म मध्य भारत के झाबुआ तहसील के ग्राम भवारा में हुआ था। राज्यों के एकीकरण के पहले भवारा अलीराजपुर राज्य की एक तहसील था। आजाद के पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी और माता का नाम जगरानी देवी था। आजाद अपने माता पिता की 5वीं और अंतिम संतान थे तथा उनके सभी भाई बहन मर चुके थे। आजाद की माता जी का देहांत तारीख 22 मार्च सन 1951 को झांसी में मेरे ही घर हुआ। वे मेरे और भाई सदाशिव राव मलकापुर के साथ मेरे घर पर ही उस समय 2 साल से रह रही थी और तभी उन्होंने आजाद के जन्म और बाल्यकाल की बातें हमें बताई थी, जिन्हें मैंने नोट कर लिया था। माता जी ने बताया था कि चंद्रशेखर का जन्म सावन सुद्दी दूज सोमवार को दिन के 2 बजे हुआ था। संवत माता जी को विस्मृत हो गया था। मैंने पुराने पंचांगों को देखकर आजाद की जन्म तिथि का निश्चय किया है, जो है तारीख 23 जुलाई सन 1906 और फलित ज्योतिष में विश्वास न होते हुए भी कौतूहलवश और मित्रों की आग्रह से उनकी जन्म कुंडली भी तैयार कर ली है। लोगों ने उनकी जन्म पत्री में दिलचस्पी जाहिर की है, अतएव उसे यहाँ भी दे रहा हूँ। आजाद का जन्म हद दर्जे की गरीबी में हुआ था। वे किसी बड़े बाप के बेटे न थे।